ओके ओके ठीक है सर। का लास्ट पैराग्राफ रह गया है, लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है। हम लोगों ने रियलिज्म वर्सेस ट्रेडिशनल, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने उदारवाद और परंपरावाद और व्यवहारवाद को थोड़ा सा बताया। उसके बाद मैंने नव उदारवाद, उदारवाद और नव यथार्थवाद को डिस्कस किया कि उन्होंने उस थियरी में क्या दिया। उसके बाद जो हमारी लास्ट अप्रोच रह चुकी है, सेकंड लास्ट अप्रोच है, उसमें आ जाता है जिसमें आप बात करेंगे वर्ल्ड सिस्टम थियरी की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये वर्ल्ड सिस्टम थियरी है, ये थियरी जो है ये मार्क्सिस्ट थियरी का पार्ट है, यानी कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ये उसका एक पार्ट है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो थियरीज होती हैं उनको किसी न किसी मेन टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है। तो जो आप ये वर्ल्ड सिस्टम थियरी पढ़ते हैं, इसे आप मार्क्सवादी सिद्धांत में पढ़ते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसने उदारवादी सिद्धांतों को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया, यानी कि उसकी आलोचना करी। और उन्होंने बताया कि जो ये उदारवादी सिद्धांत है जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से जो वीक कंट्रीज हैं, जो बहुत ज्यादा कमजोर कंट्रीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, उनके साथ कोई भी ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बनाते जिससे उनको बेनिफिट हो। ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि आप राजनीतिक, आर्थिक राजनीति आप कितने ज्यादा स्ट्रांग है पॉलिटिकली, जो इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिकली आपके कितने बेनिफिशियल हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि कोई भी राज्य अपना विकास तभी कर पाता है जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, राइट। तो हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध में इकोनॉमिकली इक्वालिटी लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो शोषण बहुत आसानी से दूसरे राज्य उन राज्यों का कर पाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से उदारवाद के स्कूल्स थे, जिसमें मैंने तुम्हें इंस्टीट्यूशनलिज्म बताया था, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बताया था, इसी प्रकार से इसके भी अपने कुछ स्कूल हैं, इसकी भी विचारधारा के अलग अलग पार्ट हैं, जिनमें जो पहला पार्ट आता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट अप्रोच, यानी कि परंपरावादी मार्क्सवादी उपागम। दूसरा आता है ग्रामशियन अप्रोच। ग्रामशियन यानी कि एक ग्रामशी नाम के थिंकर्स थे, कहा जाता है कि मार्क्सवाद को नव मार्क्सवाद का जिसने रूप दिया उनका नाम ग्रामशी था। इन्होंने ये बताया कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही कोई राज्य किसी राज्य पर अपना एकाधिकार स्थापित नहीं करता, बल्कि वैचारिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी दूसरा राज्य एक दूसरे राज्य पर अधिकार स्थापित कर पाता है। और ये मानते हैं कि जो ये अधिकार स्थापित करने का कार्य है, ये कोई राजा या जो मेन पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग नहीं करते। एक नया वर्ग उभरता है जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, जिसे मिडिल बुर्जुआज कहा जाता है, वो लोग ये काम करते हैं। ये लोग अपने यहाँ पर अपने लोगों को ही गुलाम बनाते हैं, उन लोगों का। ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी में एक मैनेजर हैं, राइट। जैसे एक कंपनी में आप एक मैनेजर हैं और आपके बॉस हैं, सीईओ है, एमडी है, वो एमडी आके खुद एम्प्लॉयज से बात नहीं करते हैं, वो उनके साथ डिस्कशन नहीं करते हैं, वो प्रेशर किस पे बनाते हैं, मैनेजर्स पे। ये मैनेजर जाके अपने एम्प्लॉयज पे प्रेशर बनाते हैं और काम करवाते हैं। ठीक है। तो जो मेन एक तरीके से जो शोषण करता होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं, ना कि डायरेक्ट होते हैं। एमडी अपना नाम ही नहीं आने देते। तो एज अ सेम इन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यही होता है कि एक नया वर्ग उभर के आता है हर कंट्री में, जो डोमिनेशन को या इस वर्चस्व को स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है। तो इस इनमें हम लोग जो ग्रामशी जो थियरी थी, जिसमें आप लोग रॉबर्ट कॉक्स को पढ़ेंगे, इनका बहुत फेमस नाम आता है। और तीसरा स्कूल था जिसे क्रिटिकल स्कूल कहा गया। क्रिटिकल स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं हर्बर्ट मार्क्यूस को और एंड्रियो लिंकलेटर को। ठीक है। तो जब आप ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ते हैं, यानी कि जो पहली परंपरावादी मार्क्सवादी अप्रोच है, इसे लेनिन ने आगे बढ़ाया। इस अप्रोच को आगे मार्क्स ने अपनी थियरी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से ज्यादा पॉलिटिकल थियरीज में उसको ज्यादा पढ़ा जाता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थियरी में इन्हें पढ़ा जाता है कि किस प्रकार से जो राज्य होता है वो दूसरे राज्य पर अपने
कंट्रोल स्थापित करता है, क्योंकि उन्होंने जो थियरी दी, उन्होंने राज्य के अंदर ही जो दिक्कतें हैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया है। फिर बाद में उन्होंने अपने आगे की थियरी जो दास कैपिटल के अलावा जो बुक्स लिखी, जूइश लिखी, उस सब में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो राज्य होते हैं दूसरे राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। उन्होंने धर्म के बारे में बात करी, वो हर चीज के बारे में उन्होंने बात करी। तो उनकी इस मार्क्सवादी जो अप्रोच थी उसको आगे बढ़ाया लेनिन ने इस थियरी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ, अभी तक कोई बच्चे नहीं आए, क्या बात है, क्लास आज है नहीं? बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, क्लास 10 मिनट चल गई। ओके ठीक है, तो उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने बोला जो कैपिटलिज्म का जो हाईएस्ट स्टेज है वो इंपेरियलिज्म है, राइट। तो इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब साम्राज्यवाद, तो पूंजीवाद का ही सबसे जो ऊंचा या आखिरी पड़ाव है वही साम्राज्यवाद है। मतलब पूंजीवाद साम्राज्यवाद को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किताब थी लेनिन की। तो इसी कॉन्सेप्ट को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ मिला के, यानी कि जो तीसरे विश्व में गिने गए जो वो देश थे जो नए नए आजाद हुए थे, जो कभी ना कभी किसी न किसी देश की कॉलोनीज रहे हैं, उनसे मिलकर तीसरा विश्व बना, जो ना तो आर्थिक रूप से मजबूत थे, ना राजनीतिक रूप से मजबूत थे, ना ही सांस्कृतिक रूप से मजबूत थे। सब कुछ उनका मिक्स था, सब कुछ अटका हुआ था। किसी तरीके से वो अपने को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए वो अलग अलग संगठनों का निर्माण कर रहे थे, अलग अलग तरीके से रिश्तों का निर्माण कर रहे थे ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, तो इसी को लेके, इसी थियरी पर जो अलग अलग थिंकर्स ने लिखा, उसमें नाम आता है एजी फ्रैंक का, वॉलरस्टीन का, समीर अमीन का। इन लोगों ने थियरी दी जिसे अनडेवलपमेंट थियरी, अंडर डेवलपमेंट थियरी, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थियरी, ठीक है, अनइक्वल डेवलपमेंट, इस सब पे बात करी इन सब थिंकर्स ने। तो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो पॉलिटिक्स होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, वो दो भाग में डिवाइड होती है। एक को बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर और एक को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक जो संरचना है वो बड़े लेवल पर है और एक संरचना जो है वो आधार के लेवल पे है। तो उसने बोला कि जो राजनीति है ना, पूरा का पूरा जो राजनीति है, जो राजनीतिक कार्य है, जो राजनीतिक आपके इंटरेस्ट है, जो हित है, वो सारा का सारा सुपर स्ट्रक्चर है। लेकिन ये सारा का सारा जिस आधार पर टिका हुआ है ना, उसको ही उन्होंने इकोनॉमी कहा। कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो है आपकी इकोनॉमी, मतलब आपकी आर्थिक गतिविधियां, आपकी आर्थिक स्थिति, कि आपकी जो पूरी की पूरी राजनीति है, आपके जो नियम है, आपके जो हित है, वो सारे के सारे आपकी किस पे आधारित हैं, आपकी इकोनॉमी पे। आप इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए ही अपने रिश्तों का निर्माण करते हैं, आप इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रहित बनाते हैं। उसका एक्सप्लेन ही पूरा का पूरा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है। तो वो बोलते हैं कि इस थियरी में उन्होंने बताया कि तो जो कैपिटलिज्म होता है, जो पूंजीवादी थियरी है, पूंजीवादी जो विचारधारा है, वो इसी आधार पर काम करती है कि वो अपने संबंध जिसके साथ जैसे स्थापित कर रही है, जिसके साथ वो अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहती है, उसका जो मेन मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि वो अपनी इकोनॉमी को कितना स्ट्रांगली बढ़ा पाए। ठीक है, तो आर्थिक रूप से वो अपने आप को कितना तेजी से बढ़ा सकती है, इसी के आधार पर वो अपने राजनीतिक संबंध स्थापित करती है। तो मार्क्स क्या बोलता है कि अपनी इसी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो दूसरे राज्यों का जो कमजोर है या जो अभी अभी बढ़ना स्टार्ट हुए हैं उनका शोषण करना शुरू करती है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को आगे इंटरनेशनल रिलेशंस में जिन्होंने बढ़ाया, उनका नाम में आ जाते हैं इमैनुअल वॉलरस्टीन और समीर अमीन आ जाते हैं। ठीक है, फ्रैंक्स फैनन आ जाते हैं, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो हम लोगों को इस लायक या इस तरीके से मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी तरह कार्य करें ताकि हम समाज में रहने लायक सभ्य बन पाए। तो इसमें ही हम जो पहली थियरी पढ़ेंगे उसे कहा गया वर्ल्ड सिस्टम थियरी, जो जिसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो उसकी बेसिक बात थी, इसमें उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट जैसा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, किन कंट्रीज को आप लोग बोलते हो कि ये डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री है, ये विकासशील है और ये अर्ध विकसित कंट्री है। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बताते हैं कि जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय
रूप पर जो संबंध स्थापित है, इसमें कहीं ना कहीं असमानता है। ये पूर्ण रूप से ना तो किसी एक राज्य, सभी राज्यों को बराबर समृद्ध बना रहे हैं और सभी राज्यों को ना ही ये गरीब बना रहे हैं। इन्होंने कुछ को बहुत अमीर कर दिया है, कुछ को बहुत ज्यादा गरीब कर दिया है, जिसकी वजह से आपको अनइक्वल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। यानी कि कुछ डेवलपमेंट जो है, विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रीज का हुआ है और कुछ का कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट जैसा कॉन्सेप्ट है वो किन कंट्रीज का हुआ है? जो कोर कंट्री है, यानी कि जो बिल्कुल मध्य में आती हैं, बीच में। हेलो, हाँ, कुछ शो तो नहीं किया कहीं पे भी? बताया कि रिकॉर्ड हो जाती है, तो जो मैंने पढ़ाया अभी थोड़ा सा बेसिक्स, वो आपको थोड़ा मिल जाएगा अगर आप ये क्लास देख लेंगे पहले से। ठीक है, तो 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं ताकि थोड़े और स्टूडेंट जुड़ पाए, क्योंकि शायद लिंक में इशू हो रहा था तो बच्चे इसमें ऐड नहीं हो पाए। तो 5 मिनट रुकिए, फिर मैं दोबारा से टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, और थोड़ा टाइम को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, जो आएंगे स्टूडेंट्स वो जुड़ते रहेंगे, मैं टॉपिक अपना स्टार्ट रखती हूँ। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ा रही थी, मेरा टॉपिक था, मैंने स्टार्ट करा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में किस प्रकार से जो वर्ल्ड सिस्टम थियरी है उसको पढ़ना है। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थियरी का जो अभी बच्चे आ रहे हैं, 3 अटेंड हुए हैं क्लास का, शायद आप लोगों को पता नहीं था। ओके, ठीक है, तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी में आपको जो पढ़ना है, वो वर्ल्ड सिस्टम थियरी जो है वो पार्ट है मार्क्सिस्ट अप्रोच का, यानी कि जो मार्क्सवादी उपागम है उसका एक पार्ट है वर्ल्ड सिस्टम थियरी। ठीक है, मार्क्सवादी अप्रोच जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध में बताती है कि किस प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनका निर्माण होता है। ठीक है, इकोनॉमी उसमें क्या रोल प्ले करती है, तो वही बताती है। तो वो मैं बता चुकी हूँ, आप ऑनलाइन बाद में इस रिकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। हम लोग वर्ल्ड सिस्टम थियरी पढ़ाना शुरू कर चुकी थी मैं। ठीक है, तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी में इसकी पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था। तो उन्होंने बताया कि जो विश्व है, विश्व में मार्क्सवादी अप्रोच क्या बोलती है कि विश्व में विकास तो है, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि विकास नहीं है, लेकिन जो विकास है वो अनइक्वल है। मतलब वो ना तो सबको समृद्ध कर रहा है और ना ही सबको गरीब कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कुछ को बहुत समृद्ध कर रहा है और कुछ को बहुत ज्यादा गरीब कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अनइवन डेवलपमेंट हो रही है। अनइवन डेवलपमेंट जैसा टर्म यूज किया गया, ठीक है, जिसमें जिसे यूज किया वॉलस्टीन और उसने एजी फ्रैंक ने, इन दोनों ने इस टर्म को यूज किया कि डेवलपमेंट जो है वो अनइवन है, इक्वल डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि कंट्रीज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, कुछ कोर में पहुंच चुकी हैं और कुछ पेरिफेरी में पहुंच चुकी हैं। मध्य में कौन सी कंट्री थी? जो विकसित हो चुकी हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, राजनीतिक लेवल पे वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी है, आर्थिक लेवल पर वो बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी हैं, वो कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और पेरिफेरी में क्या है, ना तो उनका आर्थिक विकास है, ना राजनीतिक विकास है और ना ही सैन्य विकास है। ठीक है, और संस्कृति के नाम पर भी कहीं ना कहीं उन लोगों में बहस चलती रहती है, तो उनके यहाँ पर स्थिरता नहीं है, अस्थिरता बढ़ती जा रही है। ठीक है,
तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आश्रित हो रहे हैं उन कंट्रीज पे जो हर प्रकार से विकसित हैं, हर प्रकार से केपेबल हो चुकी हैं कि वो अपने राज्य और अपने व्यक्तियों के लिए कुछ भी कार्य कर सके। ठीक है, तो इन्हीं कंट्रीज को जो विकसित हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं हर तरीके से अपने काम को करने में सक्षम है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं, उन पर वो कंट्रीज धीरे धीरे क्या होने लगी हैं, आश्रित होने लगी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि ये जो विकसित हुई है ना, जो सारी आप जो विश्व में जो कंट्रीज को देख रहे हैं, जिन आप देशों को देखते हैं कि जो विकसित हो चुके हैं, जो राज्य जैसे अमेरिका है, रशिया है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये विकसित हो चुकी हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने जो छोटी कंट्रीज हैं, जिन्हें आज आप विकासशील कहते हो या अर्ध विकसित कहते हो, उनका इस्तेमाल किया है अपना विकास करने के लिए, क्योंकि संसाधन सभी के लिए सीमित थे। ठीक है, संसाधन सभी के लिए सीमित थे, सीमित हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया और कुछ लोगों को ये मिले ही नहीं। तो जिन्होंने संसाधनों का सही प्रयोग किया, ज्यादा प्रयोग किया, आज वो विकसित हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब उन्होंने अपने विकास को अपने आप तक संकुचित करके रखा हुआ है, उन्होंने उसको क्या कर लिया है, एक्यूमुलेट कर लिया है, और उसको बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं। अगर वो निकालना कोई दूसरी कंट्री उनका फायदा उठाने की कोशिश भी करती है, तो उसपे इतने ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश कर देते हैं कि कहीं ना कहीं फायदा उन्हीं कोर कंट्रीज का हो जाता है। ठीक है, तो इसी थियरी को हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड सिस्टम थियरी, जिसको इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया। उन्होंने बताया कि these result is growth on dependency rather than interdependency, and dependency is something core and periphery are depend on each other, but this is a benefit of core and against of this periphery। कि ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो कहीं ना कहीं आप दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होते जा रहे हो, इसके बेनिफिट तो हैं, लेकिन बेनिफिट सिर्फ किन कंट्रीज को हैं, जो कोर में आती हैं, यानी कि जो मध्य में आती हैं, और नुकसान किन कंट्रीज को हैं, जो बाहरी एरिया में आती है, यानी कि जो किनारे पर आती है, जिन्हें पेरिफेरी कहा गया। एक नई टर्म्स इन्होंने दी, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सेमी पेरिफेरी का, मतलब अर्ध विकसित, यानी कि ना तो वो विकासशील में आते हैं और ना ही वो विकसित में आते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने इमैनुअल वॉलस्टीन ने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थियरी में एनालाइज किया है नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर क्या है। उन्होंने बोला कि इसका नेचर समझने के लिए हमें क्या समझने पड़ेगी, हमें इसका स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, और इसकी प्रोसेस समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। तो इस स्ट्रक्चर और इस प्रोसेस का डिस्कशन और इसके बारे में एनालाइज करना कि हमारा जो राजनीतिक है, वैश्विक राजनीति है, उसकी संरचना कैसी है, उसका कार्य कैसे किस प्रकार से होता है, इस सब का अध्ययन जिस थियरी के अंतर्गत, जिस विचारधारा के अंतर्गत किया गया, उसी को वर्ल्ड सिस्टम थियरी कहा गया, जिसे किसने दिया, इमैनुअल वॉलस्टीन ने। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, इमैनुअल वॉलस्टीन बोलते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम का नेचर होता है, जो उसकी प्रकृति है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि 17th सेंचुरी से अब तक जो इसका सिस्टम है, ये इकोनॉमिकल ज्यादा है, पॉलिटिकल कम है, राजनीतिक आधार नहीं है। इसका आधार क्या है, इसका आधार है आर्थिक, राज्यों के संबंध, राज्यों की संरचना, राज्यों की गतिविधियां आर्थिक आधार ना कहीं क्या हो रहे हैं, वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आश्रित हो रहे हैं उन कंट्रीज पे जो हर प्रकार से विकसित हैं, हर प्रकार से केपेबल हो चुकी हैं कि वो अपने राज्य और अपने व्यक्तियों के लिए कुछ भी कार्य कर सके। ठीक है, तो इन्हीं कंट्रीज को जो विकसित हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं हर तरीके से अपने काम को करने में सक्षम है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं, उन पर वो कंट्रीज धीरे धीरे क्या होने लगी हैं, आश्रित होने लगी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि ये जो विकसित हुई है ना, जो सारी आप जो विश्व में जो कंट्रीज को देख रहे हैं, जिन आप देशों को देखते हैं कि जो विकसित हो चुके हैं, जो राज्य जैसे अमेरिका है, रशिया है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये विकसित हो चुके हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने जो छोटी कंट्रीज हैं, जिन्हें आज आप विकासशील कहते हो या अर्ध विकसित कहते हो, उनका इस्तेमाल किया है अपना विकास करने के लिए, क्योंकि संसाधन सभी के लिए सीमित थे। ठीक है, संसाधन सभी के लिए सीमित थे, सीमित हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया और कुछ लोगों को ये मिले ही नहीं। तो जिन्होंने संसाधनों का सही प्रयोग किया, ज्यादा प्रयोग किया, आज वो विकसित हो चुके हैं।
प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब उन्होंने अपने विकास को अपने आप तक संकुचित करके रखा हुआ है, उन्होंने उसको क्या कर लिया है, एक्यूमुलेट कर लिया है, और उसको बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं। अगर वो निकालना कोई दूसरी कंट्री उनका फायदा उठाने की कोशिश भी करती है, तो उसपे इतने ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश कर देते हैं कि कहीं ना कहीं फायदा उन्हीं कोर कंट्रीज का हो जाता है। ठीक है, तो इसी थियरी को हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड सिस्टम थियरी, जिसको इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया। उन्होंने बताया कि these result is growth on dependency rather than interdependency, and dependency is something core and periphery are depend on each other, but this is a benefit of core and against of this periphery। कि ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो कहीं ना कहीं आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड होते जा रहे हो, इसके बेनिफिट तो हैं, लेकिन बेनिफिट सिर्फ किन कंट्रीज को हैं, जो कोर में आती हैं, यानी कि जो मध्य में आती हैं, और नुकसान किन कंट्रीज को हैं, जो बाहरी एरिया में आती है, यानी कि जो किनारे पर आती है, जिन्हें पेरिफेरी कहा गया। एक नई टर्म्स इन्होंने दी, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सेमी पेरिफेरी का, मतलब अर्ध विकसित, यानी कि ना तो वो विकासशील में आते हैं और ना ही वो विकसित में आते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने इमैनुअल वॉलस्टीन ने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थियरी में एनालाइज किया है नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर क्या है। उन्होंने बोला कि इसका नेचर समझने के लिए हमें क्या समझने पड़ेगी, हमें इसका स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, और इसकी प्रोसेस समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। तो इस स्ट्रक्चर और इस प्रोसेस का डिस्कशन और इसके बारे में एनालाइज करना कि हमारा जो राजनीतिक है, वैश्विक राजनीति है, उसकी संरचना कैसी है, उसका कार्य कैसे किस प्रकार से होता है, इस सब का अध्ययन जिस थियरी के अंतर्गत, जिस विचारधारा के अंतर्गत किया गया, उसी को वर्ल्ड सिस्टम थियरी कहा गया, जिसे किसने दिया, इमैनुअल वॉलस्टीन ने। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, इमैनुअल वॉलस्टीन बोलते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम का नेचर होता है, जो उसकी प्रकृति है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि 17th सेंचुरी से अब तक जो इसका सिस्टम है, ये इकोनॉमिकल ज्यादा है, पॉलिटिकल कम है, राजनीतिक आधार नहीं है इसका। आधार क्या है, इसका आधार है आर्थिक। राज्यों के संबंध, राज्यों की संरचना, राज्यों की गतिविधियां आर्थिक आधार पर निर्भर है, ना कि राजनीतिक आधार पर निर्भर है, जिसकी बात मार्क्स भी कर चुके हैं। क्योंकि मार्क्स ही बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है सुपर स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सब स्ट्रक्चर, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, आपका राजनीतिक आता है, कल्चर आता है, ये सारे एस्पेक्ट आते हैं, और सब स्ट्रक्चर में क्या आता है, इकोनॉमिक। अब बोलते हैं मार्क्स ने क्या बोला है, मार्क्स ने ये चीज बोली है कि भाई अब राज्य की जो संबंध है, राज्य की जो संरचना है, वो बेसिक पे टिकी होगी। जैसे घर आप चाहे आपने कोठी बनाई है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपकी संरचना जो बेस है, यानी कि आपकी जो पिलर्स हैं, अगर वो वीक है, तो पूरी संरचना का कोई आधार नहीं है। तो बेसिक जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, और जो उदारवादी विचारधारा है, उनका बेसिक ही इकोनॉमी है। ठीक है, तो इकोनॉमी के आधार पर ही वो अपने राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं, आर्थिक फायदों के आधार पर ही वो अपने सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इमैनुअल वॉलस्टीन ने इस पॉइंट को क्लियर किया, और उन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड सिस्टम है, उसका जो यूनिट है, यानी कि जो वर्ल्ड सिस्टम का जो एक स्ट्रक्चर है, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो छोटा गोला है, उसमें वो बोलते हैं कि ये है कोर कंट्री, यानी कि जो विकसित हो चुकी हैं। जो बाहर है उससे थोड़ा, वो है सेमी पेरीफेरी, जो विकसित भी नहीं है और विकासशील भी नहीं है, और जो बिल्कुल बाहर आती हैं, वो आती हैं पेरीफेरी, यानी कि जो बिल्कुल किनारे पर हैं, ना तो उनका कोई विकास हुआ है, ना ही उनके यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता है। अब वो क्या बोलते हैं कि जो कोर कंट्री होती है, यानी कि जो मध्य में स्थापित हैं, जो विकसित हो चुकी हैं, उनमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, जो G7 है, ग्रुप 7 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, ये सारी कंट्रीज हैं, कनाडा है। ये जो सारी कंट्रीज क्या है, ये सारी की सारी अपने आप में वेल डेवलप्ड है, इनके यहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कल्चरल स्टैब्लिशमेंट है, एक्सेप्टेंस है। ठीक है, लोगों को बोलने का अधिकार है, मानव अधिकार जीवित है। तो मानव अधिकारों का जीवित होना और डेमोक्रेसी का होना एक तरीके से राजनीतिक स्थिरता की बात करता है। ठीक है, और इकोनॉमी अच्छी है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास रोजगार है, वहां पर क्राइसिस अभी नहीं है, जल्दी 2008 के बाद क्राइसिस देखने को नहीं मिल पाए हैं वहां पर। प्रॉब्लम वहां भी है, लेकिन वहां पर वो लोग अपने लोगों की जो है क्षमताएं, जो जरूरतें हैं, वो पूरी कर पाते हैं। ठीक है, तो वहां पर इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिरता है, वो भी पाई गई है। ठीक है, सांस्कृतिक स्थिरता भी काफी हद तक है, कि वहां पर ये रंग भेद जैसी चीजें काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं।
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है किसी भी आधार पर लेकर, तो राजनीतिक समानता भी काफी हद तक स्थिर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो सेमी पेरीफेरी में आती है, सेमी पेरीफेरी में हमारी इंडिया आती है, चाइना आता है, साउथ कोरिया आता है, क्योंकि इनमें क्या है, ये कहीं ना कहीं कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन अभी इतने कामयाब भी नहीं हुए हैं कि उन्हें विकसित देशों में जोड़ दिया जाए, और ना ही वो इतने पिछड़े रह चुके हैं कि उन्हें आप पेरीफेरी में रखो, यानी कि आप बिल्कुल किनारे पे रखो। इनका विकास हो रहा है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ हद तक पैसा भी है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एरियाज भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो एक विकासशील देशों से इनको अलग करती हैं। इनके यहाँ पर स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, राजनीतिक स्थिरता भी पाई जाती है, तो इन्हें आप सेमी पेरीफेरी में रखते हो। और तीसरा जो है वो होता है पेरीफेरी, यानी कि जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ना तो यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई एग्रीकल्चर मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लायर है, ये सारे के सारे क्या है, ये डिपेंडेंट है। ये सब किस पे डिपेंडेंट है, ये सारे डिपेंडेंट है इन सेमी पेरीफेरी कंट्रीज पे भी और कोर कंट्रीज पे भी, जो मध्य में आती है, यानी कि जो विकसित हैं और जो अर्ध विकसित हैं, ये इन पर डिपेंडेंट है। अगर ये लोग इनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो इनके यहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो कोर कंट्रीज की क्या क्वालिटीज है, उसमें तो हमने पढ़ लिया कि टेक्नोलॉजीज हैं इनके पास, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी सब कुछ है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज भी सारी हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका बहुत हाई है, ताकि लोगों के पास फैसिलिटीज सारी हैं। तो जब सारे फैसिलिटीज इनके पास हैं, ये हर तरीके से अपने आप में बेहतर हैं और हर चीज को काबिल करने के काबिल है, तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो नियम बनते हैं, जो विचार रखे जाते हैं, वो इन्हीं के अनुसार रखे जाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन से विचार पर कैसे काम किया जाएगा। कोई भी संस्थाएं बनाई जा रही हैं, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी वॉर है, कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो इनमें इनका सबसे बड़ा रोल होता है। ये डिसाइड करते हैं दूसरे देशों के लिए भी कि इनके लिए क्या सही है, क्योंकि ये मानते हैं, ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आपका गार्जियन का रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में आप कामयाब नहीं है, आप के पास जॉब नहीं है, आप लेकिन थोड़े बहुत ठीक है पढ़ रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, और आप एकदम से अपने पेरेंट्स, और लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो सक्सेसफुल हैं, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब कर रहे हैं, और आप उनको बोलते हो कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, तो वो बिना तुम्हारे क्वेश्चन को समझे, एनालाइज किए, वो कहेंगे नहीं, फोटोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, उसमें ज्यादा प्रोफेशनल है लेकिन उसमें कोई कमाई नहीं है, उसमें सक्सेस नहीं है, ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी तुम्हारी। तो वो डिसाइड कर देते हैं कि तुम्हें करना क्या है। वो कहते नहीं नहीं, तुम जाओ इंजीनियर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, है ना, प्रोफेसर्स बनो, इनमें तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी, तुम अच्छा तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाओगे। तो यही डिटरमाइन करते हैं रूल्स एंड नॉर्म्स को। तो ऐसे ही कोर कंट्रीज भी डिटरमाइन करती हैं रूल एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, अब सेमी पेरी कंट्री हम बता चुके हैं, ना तो वो पेरीफेरी में है और ना ही वो कोर में है, लेकिन धीरे धीरे क्या कर रही है, ये डेवलप्ड कर रही है कोई ना खुद। तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव होता है, वो लोग क्या मानते हैं, इन्हें शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर का क्या मतलब हुआ कि इनका मतलब हुआ कि ये देखती हैं कि काम को सीख रही हैं एक तरीके से। जो कोर कंट्री किस तरीके से चीजों की बात कर रही है, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है, उनके काम में उनका हेल्प करती है, उनको ऑब्जर्व करती हैं। जैसे यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 लोग हैं और जो 10 लोग होते हैं जो परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर का ही काम करते हैं, वो निरीक्षक का काम करते हैं। ठीक है, ये कंट्रीज बेसिकली क्या है, ये सोर्स है किसका, चीप लेबर का, और ये चीप लेबर और रॉ मटेरियल और इन चीजों का, और जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसका यूज करती हैं। अब देखो, इसको ऐसे समझो कि ये जो सेमी पेरीफेरीज में आती हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उन कोर देशों पर आधारित है। इन्हें टेक्नोलॉजी के लिए उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है, इनको मटेरियल के लिए, एडवांस मटेरियल के लिए इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ये क्या करती हैं, ये प्रोवाइडर होती हैं एक तरीके से। क्या प्रोवाइड करती हैं, ये फैसिलिटी, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं किन कंट्रीज को, जो विकसित कंट्री हैं, ठीक है, लेबर प्रोवाइड करती हैं, चीप लेबर यहाँ बहुत ज्यादा मिलती है। और ये क्या करती हैं, जो कोर कंट्रीज ने जिन टेक्नोलॉजीज को यूज करके नई टेक्नोलॉजीज बना ली, यानी कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज को ये यूज करती हैं। समझ रहे हो, जैसे वो लोग अगर आईफोन 16 यूज कर रहे हैं और उन्होंने आईफोन 15 क्या करा है, उसको आउटडेटेड कर दिया, और वो आउटडेटेड चीजें ये जो सेमी पेरीफेरीज हैं, ये कंट्रीज यूज करती हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करके रहने देते हैं, यानी कि एक तरीके से वेस्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो सेकेंड हैंड हो चुकी है, वो ये यूज करती है, क्योंकि
इतनी डेवलप नहीं है, रॉ मटेरियल तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये बना नहीं पाती हैं उतना बेहतर, तो ये उनको कहीं ना कहीं कॉपी करती है। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है यहाँ पर, ये दे डाइल्यूट द इंटरनेशनल क्लास स्ट्रगल, कि ये क्या करती हैं, डाइल्यूट करती हैं इस क्लास स्ट्रगल को। ठीक है, तो ये सेमी पेरीफेरी का रोल हो गया। अब पेरीफेरी क्या है, ये बहुत ज्यादा पुअर कंट्रीज होती हैं, इनका जो नेचर है वो अभी भी कैसा है, एक्सचेंज नेचर है। ठीक है, यानी कि ये किसमें आती है, अभी भी कॉलोनीज जैसी कंट्रीज में आती है, कहीं ना किसी देश पर निर्भर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो है वो IMF पे निर्भर है, वर्ल्ड बैंक पे निर्भर है, चाइना पे निर्भर है कि भाई हाँ वो हमें पैसा देगा तो हम लोग अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कहीं ना कहीं इंडिया पे निर्भर है, चाइना पे निर्भर है कि हाँ इनसे हमें जितना थोड़ा मिलेगा तो हम लोग अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पेरिफेरी कर रही है आपकी। तो वॉलस्ट्रीट क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम है, जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये पूरा का पूरा कैसा है, कैपिटलिस्ट है, ये पूंजीवादी है। ये वर्ग जो जो समाज है, जो हमारा पूरा का पूरा विश्व का जो सिस्टम है, संस्था है, ये जो प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी कैसी है, पूंजीवाद पर आधारित है। ठीक है, कि इससे इतने ज्यादा इन्होंने इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं इस पूंजीवादी समाज ने कि कोई निकल ही नहीं पाता। ठीक है, आपने क्या करा है कि सबको कंट्रोल किया हुआ है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, पॉलिसीज के थ्रू, या फिर आपको इतना लोन दे रखा है कि आप वहां से निकल नहीं पाते, तो एक चेन बना दी गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या करती है, ये सजेस्ट करती है कि थर्ड वर्ल्ड फिनोमेना है, वो पॉवर्टी कब एंड हो सकती है, जब ये इस कैपिटलिस्ट को, जो ये कैपिटलिज्म है, ये जो सिस्टम है, इसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि इसको खत्म करते हैं, तभी वो इन पॉलिसी से या इस बुरी हालत से बाहर निकल पाएंगे। और किसे एस्टैब्लिश करना चाहिए, इन्हें सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, समाजवादी विचारधारा को एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां पर समानता की बात की गई हो। ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट आएगा इनके दिमाग में, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में वॉलस्टीन ये क्रिटिसाइज करते हैं पूंजीवाद को, और वो सजेस्ट करते हैं कि इनसे, इस पूंजीवादी विचारधारा, इस पूंजीवादी संरचना से निकलने का एक ही तरीका है कि इसे तोड़ दिया जाए और समाजवाद को अपनाया जाए। ठीक है, ये मानते हैं कि इनएविटेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, की इन्हें इनएविटेबल करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि वर्ल्ड के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो सोशलिज्म को अपनाए या फिर बार्बेरिज्म को, यानी कि या तो बर्बरतावाद को अपना ले या समाजवाद को, अगर वो इससे निकलना चाहते हैं पूंजीवाद से। क्योंकि पूंजीवाद कभी भी इस जो डिफरेंस है, जो राज्य कोर, सेमी पेरीफेरी और जो पेरीफेरी में जो डिफरेंस है, उसे खत्म नहीं होने देगी। क्योंकि अगर वो उसे खत्म करेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने संसाधनों का बंटवारा करना पड़ेगा। समानता लाने का क्या मतलब है कि वो पेरीफेरी को भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जो उसके लोगों के लिए, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि उसे अपनी लोगों की फैसिलिटीज उन्हें आधी देनी पड़ेगी, तो वो इसे कभी खत्म नहीं करेंगे। तो खत्म करने का क्या तरीका है, आप मार्क्सवाद या समाजवाद को अपनाएं। कहते क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है पूंजीवाद के अलावा, वो है या तो आप बर्बरतावाद पर उतर आओ या समाजवाद पर। बर्बरतावाद का मतलब है कि छीना झपटी करो, जिससे जो मिल रहा है उससे छीनो और अपने आप को बेहतर बनाओ, या फिर आप समाजवाद को अपना लो, जहां पर आप सभी राज्यों को समानता स्थापित करने की बात करो। ठीक है, तो इन्होंने इस अनइक्वल एक्सचेंज को, ये जो अनइक्वल तरीके से जो इधर उधर चीजें बटी हुई हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन किया है। उन्होंने बोला है कि अनइक्वल जो एक्सचेंज होता है, ये अनइवन डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। यानी कि जो कैपिटलिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये जो कैपिटलिज्म क्या करता है, टेक्नोलॉजीज को डबल रेट में बेचता है, रॉ मटेरियल को सस्ते रेट में खरीदता है, लेबर को सस्ते में खरीदता है, और उन्हीं लोगों की बनी हुई चीजें हमें डबल रेट में बेचता है। तो ये एक्सचेंज कैसा हो रहा है, ये बहुत अनइक्वल है। मतलब आप मेरे घर से मेरे भाई को लेके जा रहे हो काम करवाने के लिए, और मैं ही अपने घर का पोछा दे रही हूँ। ठीक है, कि जाओ उससे पोछा लगाओ, और तुम्हारा घर चमक गया तो तुमने अपने ही घर में पार्टी देने के लिए, मैंने अगर तुम्हारा, उन्होंने बोला कि भाई हमें अपने लॉन साफ करने के लिए नौकर चाहिए, मैंने अपने घर के जो 3-4 लोग थे जो घर में बैठे थे, वो दे दिए कि ले जाओ इनको, इनसे अपना लॉन साफ करवाओ। ठीक है, वो वहां गए, अपना सामान लेके गए, वहां से लॉन साफ करके आ गए। तुमने वो लॉन साफ करने के, उसको बेहतर बनाने के उनको 3,000 रुपए दिए। ठीक है, और जब मैंने वहां पर पार्टी करने के लिए तुमसे वो लॉन उधार मांगा, तो तुमने मुझसे उस लॉन को यूज करने के 50,000 रुपए मांगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये नुकसान, ये आप अपनी जमीन का इतना रेट हाई मांग रहे हो कि जितना उसकी डिमांड भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अनइक्वल एक्सचेंज है, कि जो लॉन की कीमत ये 3,000 देने से पहले 10,000 रुपए भी नहीं थी, अब वो 3,000 देने के बाद 50,000 हो गई।
ठीक है। तो ये अनइक्वल डेवलपमेंट को बढ़ाता है कि तुम तो अपना काम 3000 में करवा के खत्म हो गए, लेकिन मुझे कितना देना पड़ रहा है, तुम्हें 50,000 देना पड़ रहा है, तो मेरा 47,000 तुम पे एक्स्ट्रा जा रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारी डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन बर्बादी किसकी हो रही है, मेरी हो रही है। ठीक है। तो ये कोर के बेनिफिट के लिए तो होती है, लेकिन ये पेरीफेरी को पॉवर्टी की तरफ लेके जाती है। ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बोलते हैं कि ये डिपेंडेंसी को तो बढ़ाती है, इसके साथ साथ ये इंटरडिपेंडेंस भी बनाती है। ठीक है। इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये आपका शोषण करता है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वर्ल्ड सिस्टम जो बना हुआ है, ये शोषण करता है। ठीक है। तो इससे निकलने के लिए आपको सोशलिज्म को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में मैनर वॉलस्टीन ने इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है कि कोर क्या है, सेमी पेरीफेरी क्या है, पेरीफेरी क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उसको एक्सप्लेन किया है। फिर इसे तोड़ने की बात करते हैं, इसे क्रिटिसाइज करते हैं, और इसके बाद इससे निकलने के बाद आपको कैसा सिस्टम बनाना चाहिए उसकी बात करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको सोशलिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का। समझ में आया सबको? एटलीस्ट कोई यस यू नो तो बोलो, तो फिर मैं आगे पढ़ाऊं। सारे के सारे इतने शांत क्यों है क्लास में? ओके, अभी इसके बाद तुम्हें कौन सी थियरी पढ़ानी है मुझे, ये तो बता सकते हो? वर्ल्ड सिस्टम थियरी के बाद अभी कौन सी थियरी पढ़ानी है तुमको? नेटवर्क इशू था, एक बार और समझा दूं? क्या समझाना है वो बता दो छोटा सा, ताकि मैं उसको जल्दी क्लियर करूं। सबको समझ में आ गया? नारीवाद, नारीवाद से पहले क्रिटिकल अप्रोच नहीं पढ़ानी, क्रिटिकल स्कूल नहीं पढ़ाना इसके अलावा? नारीवाद तो लास्ट रह गया, वर्ल्ड सिस्टम थियरी से पहले क्रिटिकल अप्रोच नहीं पढ़ानी आपको? वीडियो में नहीं दिख रही? अच्छा, हिंदी मीडियम में समझा दो। हिंदी में भी तो देखो, जो वर्ल्ड सिस्टम थियरी है उसका, उसमें देखो मैं बताती हूँ क्या है। वर्ल्ड सिस्टम थियरी और डिपेंडेंसी थियरी, यानी कि निर्भरता का सिद्धांत, और वर्ल्ड स्ट्रक्चर। वर्ल्ड स्ट्रक्चर क्या है? एक मिनट रुको। डिपेंडेंसी स्कूल पढ़ाना है, वर्ल्ड स्ट्रक्चर थोड़ी ना। तो ये तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी है, इसको वर्ल्ड स्ट्रक्चर थियरी नहीं बोलते हैं, इसे वर्ल्ड सिस्टम थियरी बोलते हैं। डिपेंडेंसी स्कूल अलग है, वर्ल्ड सिस्टम थियरी की तरह ही है वो भी। जो आपने पढ़ाया, ओके।
ठीक है, तो ठीक है, तो डिपेंडेंसी पढ़ते हैं। ठीक है मैम, बच्चे इसलिए नहीं आए क्योंकि 22 मिनट तक क्लास शुरू ही नहीं हो रही थी। ओके ठीक है। मैम हेडिंग को हिंदी में बोल दीजिए। हेडिंग क्या होता है? हेडिंग, अच्छा हेडिंग को, ओके। देखो वर्ल्ड, वैश्विक और सिस्टम, रुको मैं एक बार देख ही लेती हूँ, वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। वैश्विक प्रणाली, वैश्विक प्रणाली, ठीक है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत जिसे दिया है वॉलस्टीन ने, और डिपेंडेंसी थ्योरी जो है निर्भरता का सिद्धांत जिसे दिया है एजी फ्रैंक ने। ठीक है, अब एजी फ्रैंक भी सेम यही बात करते हैं। ठीक है, हाँ, एजी फ्रैंक भी इसी चीज की बात करते हैं। वो भी यही बोलते हैं कि किस प्रकार से जो राज्य हैं वो दूसरे राज्यों का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, मेजर जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग जो पढ़ोगे उसमें आप वर्ड यूज करते हो सैटेलाइट वर्ड। ठीक है, सैटेलाइट वो कंट्रीज हैं जो फेमस हैं, जो डेवलप्ड हैं, और दूसरी कंट्रीज हैं जो वीक है। ठीक है, जहां से आप क्या लेते हो, जहां से आप रॉ मटेरियल लेते हो, चीप लेबर लेते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, जो बस एक जो सेमी पेरीफेरी वाला था, जो बीच का जो एक नई बात थी, इसी को ऐड किया है इमैनुअल वॉलस्टीन ने। ठीक है, उन्होंने, एजी फ्रैंक ने जो डिपेंडेंसी थियरी दी है, वो भी बात करते हैं कि ये जो अंडर डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट वाला, ये किस तरीके से बनता है। उसने बोला है कि ये सिस्टम बना रखा है, एक सिस्टमैटिकली इसको यूज हैंडल किया जाता है। कौन सी कंट्रीज के द्वारा? वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना वही कॉन्सेप्ट है जो वॉलस्टीन ने दिया है। समीर अमीन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, उन्होंने एक नई टर्म दी जिससे ओरिएंटलिज्म कहा गया। ठीक है, सारे जो थिंकर्स हैं ना, उन्होंने एक नई नई शब्दावली यूज करी है। जैसे एक ने वर्ल्ड सिस्टम थियरी कहा, और एक ने डिपेंडेंसी थियरी कहा, एक ने इसे ओरिएंटलिज्म कहा। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन थियरीज में बात वही की गई है। फ्रैंक भी यही चीज कहते हैं। फ्रैंक क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये जो विकास होता है विकसित, अर्ध विकसित या विकासशील देशों का, वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया जाता है? उन कंट्रीज के द्वारा जो विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, विकसित जो समाज है, विकसित जो देश होते हैं, राज्य होते हैं, वो इन अर्ध विकसित और विकासशील देशों का शोषण करते हैं। ठीक है, और उसे शोषण करने का तरीका उन्होंने कैसे यूज कर रखा है? निर्भरता के सिद्धांत के आधार पर। मतलब उन्होंने आपको निर्भर कर रखा है इस तरीके से कि आपको नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतर पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए, आर्म्स को बढ़ाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये उसके बदले में आपसे क्या डिमांड करते हैं? सस्ती लेबर डिमांड करते हैं, रॉ मटेरियल डिमांड करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ की चीजों का इस्तेमाल करके ये आपको ही वो चीजें बेचते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें तो अमीर बनाती जा रही है, लेकिन आपको गरीब करती जा रही है। ठीक है, और ये सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और इसके एग्जांपल्स आप एमएनसी में देख सकते हो, जो एलएनसीज बनती हैं, ये जो आपके यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश हो रही हैं। ठीक है, ये किस आधार पर स्टैब्लिश होती है, इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे अगर आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हैं, इन लोगों से अगर आप उधार लेते हैं, आप इनसे जो कर्ज लेते हैं, तो ये उसका आपसे परसेंट तो लेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपसे कुछ शर्तों पर साइन करवाती हैं। ठीक है, कि जैसे अगर हम आपको इतना लोन दे रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ की कंपनीज को अपने यहाँ पर
जगह देंगे स्टैब्लिश करने की, कि आपके यहाँ पर हम अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सके, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने हमारी कंपनी के टैक्स में कटौती करनी पड़ेगी, उनको जमीन पे सब्सिडी देनी पड़ेगी, और पानी बिजली और रहने की चीजों पर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, ताकि ये अपना विकास कर पाए। नहीं तो ये सारा पैसा, और इससे आपको भी फायदा होगा कि आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पर ये क्या कर रहे हैं, आपकी लेबर का इस्तेमाल करते हैं सस्ते रेट में, ठीक है, आपके रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके जो बेनिफिट्स होते हैं उनका कोई हिस्सा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या हो रहे हैं, आप जॉब के लिए भी इन पे निर्भर हो चुके हैं, ठीक है, अपने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने के लिए भी इन पर निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, जो विकास का सिद्धांत है, उसको और खराब करता जा रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वही लोग अमीर हो रहे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास जिनके पास बेहतर कंपनीज है, पैसा है। तो धीरे धीरे जो ये पूंजीवाद का जो सिद्धांत है वो विकसित होता जा रहा है, ठीक है। और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनको बेवकूफ बनाया जाता है विकास के नाम पर, उनका शोषण होता जा रहा है। और इसको खत्म तभी किया जा सकता है जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब आप इंटर डिपेंडेंट की बात करेंगे, आप अपने रीजन में इस चीज को बढ़ाएंगे, ठीक है, अपने जैसे अर्ध विकसित या विकासशील देशों के साथ संबंध अच्छे स्थापित करेंगे, तब शायद ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो। नहीं तो वैसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विकसित देश चाहे आपसे कितने भी अच्छे संबंध बनाए, लेकिन उनका मेन मोटिव आपके यहाँ का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना और चीप लेबर को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। उनका पहला जो मोटिव होगा वो उनका खुद का विकास करना होगा, ना कि आपका विकास करना। समझ में आई ये दोनों थियरी, ये दोनों के दोनों जो थियरी हैं, ये मार्क्सवादी विचारधारा से निकली है। मार्क्सवादी जो अप्रोच है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ये दोनों विचारधाराएं उसी का पार्ट है, परंपरावादी मार्क्सवादी विचारधारा का ही पार्ट है, ठीक है। अब इस लेक्चर को आप शुरू से देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फेमिनिज्म अप्रोच पढ़े, शुरू करूं मैं उसको? एक दो यस मैम बोल दो ताकि मैं उसे शुरू कर दूं। अरे यस तो बोल दो एटलीस्ट, ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं। ओके, थैंक यू रिया। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में जैसे हम लोग आदर्शवादी विचारधारा पढ़ते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ते हैं, उदारवादी विचारधारा पढ़ते हैं, ऐसी एक विचारधारा तेजी से बढ़ी जिसे नारीवादी विचारधारा किया कहा गया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस विचारधारा को आने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि उदारवादी तो नारीवादी विचारधारा में उदारवादी भी थे, मार्क्सवादी भी थी, और रेडिकल भी थी, सभी थी, उग्रवादी भी थी, ये सारी विचारधाराएं थी। लेकिन नारीवादी विचारधारा आई क्यों, उसका रीजन क्या था? नारीवादी विचारधारा को हम हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे पॉलिटिकल थियरी हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, सब में आप नारीवादी विचारधारा को पढ़ते हो। उसके रीजन क्या है? उसका रीजन ये था कि माना जाता है कि समाज जो है, ठीक है, चाहे वो एक राज्य का निर्माण करता हो, चाहे एक सोसाइटी का निर्माण करता हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करता हो, वो हर जगह नारी को अनदेखा करता है, वो नारी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। वो कभी नहीं मानता कि ये भी जो है, ओके मैसेज, यस मैम कंटिन्यू करो। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये क्या मानता है, ये समाज मानता है कि जो नारी है उसका कार्य सिर्फ क्या है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना और पति को संभालना, संभालना नहीं, उसके लिए कार्य करना, ठीक है, उसका मनोरंजन करना जो है वो नारियों का कार्य होता है। इसके अलावा नारी का अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में
राज्य के निर्माण में, किसी में भी उसका कोई काम नहीं है। वो अपना घर संभाले, घर के बच्चों का ध्यान रखे, उनको अच्छी परवरिश दे, बस इतना ही उसका कार्य है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था, जो धीरे धीरे औरतों के बीच में, नारियों के बीच में चिंता का विषय बना, उसके बाद ये डिस्कशन की विषय बना, और ये फिर इसने एक आंदोलन का रूप लिया, और इसी आंदोलन ने एक विचारधारा का रूप लिया जिसे नारीवादी विचारधारा कहा गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसमें हम फेमस लोगों को पढ़ते हैं, उसमें एक आती है सिंथिया कॉले आती हैं। ठीक है, सिंथिया लॉय ने एक किताब लिखी, बनाना बीचेस एंड एक और वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया, उन्होंने वो किताब लिखी। और जेएन टिकनर को हम पढ़ते हैं, सबसे फेमस है, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया हैंस मॉर्गेंथ्यू को। उनके आर्टिकल का नाम था हैंस मॉर्गेंथ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, अ फेमिनिस्ट रिफॉर्मेशन। ठीक है, ये उनका आर्टिकल था। तो ये सारी थियरीज आई, ये थिंकर्स आए, जिन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से समाज में औरतों को नेग्लेक्ट किया जाता है, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में इसे पढ़ने से पहले हमें इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो नारीवादी विचारधारा है जो कहा जाता है, वो शुरुआत हुई थी 1930 के बाद। ठीक है, और इसने तेजी पकड़ी 1960 के दशक में। 1960 के दशक में जब नारीवाद की दूसरी लहर आई, जिसे कहा गया रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, पहली जो लहर थी जिसे कहा जाता है उदारवादी नारीवाद। ठीक है, जिन्होंने बात करी कि औरतों को वोटिंग राइट दिया जाए, औरतों को राजनीतिक अधिकार दिए जाए, कि वो भी वोट डाल सकें, वो राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, अपने मुद्दों, अपने बातों की चर्चा कर सकें, एक सामाजिक लेवल पर जिसपे बैठ के मर्द करते हैं वैसे बात कर सकें। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, औरतों को वोटिंग राइट मिले, कंट्रीज ने राइट दिए, अमेरिका ने दिया, कनाडा ने दिया, ठीक है, ब्रिटेन ने दिया, धीरे धीरे राइट्स मिलने स्टार्ट हुए, इन्हें वोट देने का राइट मिला। प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आपको आज भी फॉर एग्जांपल काफी सारे जो अधिकार हैं वो समाज, राज्य हमें दे चुका है। जैसे हमारे जो राजनीतिक मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में आप किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। अभी रिसेंटली एक आईआईटी में एक लड़की है, उसकी डेथ हो गई, आईआईटीएन थी वो, बैंगलोर में, आई थिंक मैं नाम भूल गई कहाँ से, आईआईटी बैंगलोर से ही है, उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसको इतना ईव टीज किया गया उसकी कास्ट की वजह से कुछ हद तक। तो ये चीजें आज भी होती हैं। तो इसी चीज की बात नारीवाद करती है कि राज्य ने तो हमें अधिकार दे दिया, लेकिन समाज ने अभी भी हमें ये अधिकार नहीं दिया है कि हम अपनी बातों को राजनीतिक लेवल पर डिस्कस कर सकें। क्योंकि आज भी ये लोग क्या मानते हैं कि जो औरत होती है वो किसका विषय है, वो प्राइवेट टॉपिक है। ठीक है, वो निजी विषय है, उसकी डिस्कशन घर के अंदर होना चाहिए। कहते हैं ना कि जर जोरू और पैसा, ये तीनों प्राइवेट टॉपिक होते हैं, इसका डिस्कशन घर के अंदर करना चाहिए, बाहर नहीं। और जैसे ये चीजें बाहर आती हैं तो खराब हो जाती हैं। तो यही चीज को लेके उन्होंने फिर से इस पे क्रिटिसाइज करना शुरू करा, उन्होंने आलोचना करनी शुरू करी इस समाज की, कि हमें राजनीतिक जैसे अधिकार दिए गए वैसे हमें सामाजिक अधिकार दिए जाए। जिस प्रकार से राज्य एक्सेप्ट कर चुका है कि औरत और मर्द इक्वल है, बायोलॉजिकली इक्वल, अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जेंडर के आधार पर देखो, दो तरीके से जो मर्द और औरत में डिफरेंस किया जाता है। एक तो होता है कि वो पैदा हुए इस वजह से वो अलग अलग हैं, बायोलॉजिकली उनका स्ट्रक्चर अलग है, वो सही है, वो मानते हैं। फिजिकली थोड़ा सा एक के पास पावर ज्यादा है, एक पे कम है, मेंटली एक ज्यादा स्ट्रांग है, एक थोड़ा वीक है। ठीक है, कहते हैं ना कि मेंटली औरतें थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, मर्द जो थोड़े वीक होते हैं, लेकिन फिजिकली मेन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फीमेल थोड़ी वीक होती है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब समाज ने डिवाइड किया, जिसे जेंडर कहा गया, कि तुम मर्द हो और तुम औरत हो, कि घर का काम करना मर्द का, औरत का काम है, बाहर घूमना मर्द का काम है, बच्चे संभालना औरत का काम है। ये डिस्कशन का टॉपिक बना कि आपने पढ़ने का अधिकार, राजनीति में कार्य करने का अधिकार, ये सब व्यक्ति मर्द को दे दिए, औरतों को इसमें बोलने का अधिकार ही नहीं दिया, जो गलत है। जरूरी नहीं है कि एक राज्य जो है वो सिर्फ एक औरत मर्द ही चला सकता है, उसे औरत भी चला सकती है, क्योंकि उसको भी आता है, उसके पास भी बेसिक नॉलेज है, लेकिन उसको ये अधिकार दिया नहीं गया। और यही धीरे धीरे डिस्कशन का टॉपिक बनता गया। और सेकंड में इसी की डिमांड की गई कि जो सोशल लेवल पे हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है, उसे खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो बात की गई, तो जो जेएन टिकनर थे, सिंथिया कॉलाई थी, सिंथिया एंड लॉय थी, उन्होंने इसी टॉपिक को उठाया। उन्होंने बोला कि ये जो आप
जेंडर के नाम पे जो आप हमारे साथ भेदभाव करते हो ना, इसे खत्म करो। तो ये क्या बोलते हैं, जो सिंथिया एलॉय थी, उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक है, जो वैश्विक राजनीति है, उसका शिफ्ट होना चाहिए कहां से, स्टेट सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ। उन्होंने कहा कि आप अभी तक किसकी बात करते हो, राज्य की सुरक्षा नहीं, राज्य से ज्यादा आपको किसकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्ति की सुरक्षा पर। ठीक है, कि हमें किस चीज को एड्रेस करना चाहिए, कि जो डिप्रेस सेक्शन है सोसाइटी का, कि जैसे जो वीकर है, इकोनॉमिकली वीकर हैं, या जो लेडीज है, फीमेल है, ये सारी क्या है, ये डिप्रेस सेक्शन है, ये बहुत ज्यादा कमजोर सेक्शन है। इस पर काम करना चाहिए, हमारा कंसर्न का टॉपिक ये होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति इन टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो बायस है, यानी कि क्या बोलती हैं कि जो हैंस जो मेरगंथी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर, कि राष्ट्र एक जरूरी होता है, व्यक्ति का जो राज्य का जो नेचर है वो व्यक्ति के नेचर से निकला हुआ है, और व्यक्ति का नेचर सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोचता है। वो कहती है ये सब क्वालिटीज मेन के अंदर और फीमेल के अंदर हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है, और फीमेल के अंदर हमेशा सिर्फ यही क्वालिटीज हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। यानी कि आप किसको वैल्यू दे रहे हो, आप सिर्फ फीमेल को वैल्यू दे रहे हो, आपकी पूरी पॉलिसीज जो हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं। ठीक है, तो वो बोलती है कि आपको इस जो इंटरनेशनल जो वैश्विक राजनीति को है, इसको इस मस्कुलिनिस्ट, मतलब ये जो मर्दानगी वाले कॉन्सेप्ट से है, इससे बाहर आने की जरूरत है। ठीक है, ताकि वो वुमेन पर्सपेक्टिव से भी चीजों को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देके बताती हैं कि जो औरतें होती हैं वो दया भाव ज्यादा रखती हैं। ठीक है, उनका जो नेचर होता है वो गुडनेस वाला होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, इस युद्ध जैसी चीजों को विराम लगाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है एक बच्चे को पालना, उसको कैसे रखा है, किस तरीके से उन्होंने उसको जन्म दिया है, सब कुछ है, तो वो किसी को मारने से पहले एक बार तो सोच ही लेगी। ठीक है, मर्द भी काफी हद तक इस चीज को, हर कोई तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ लोग तो इस चीज को भी डिस्कशन करते हैं कि नहीं यार, किसी को मारना सही नहीं है। तो आप दोनों को रखिए ना, आपने ऐसे मिक्स क्या कर दिया, सिर्फ मर्द को रखा गया है जो मानते हैं सही है और जो नहीं, और कुछ मानते हैं कि जो सही नहीं है, तो आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, आपने तो हमें तो बिल्कुल अलग कर दिया, हमारे तो डिस्कशन ही नहीं होता। तो एलॉय क्या बोलती है कि जिस दिन अंतरराष्ट्रीय संबंध स्टेट सिक्योरिटी से हटके ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये अपने आप ही समाज में डेवलपमेंट और पीस को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद आती हैं जेएन टिकनर। जेएन टिकनर का मैंने तुम लोगों को बताया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था हैंस मॉर्गेंथियो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, अ फेमिनिस्ट रिफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें उन्होंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन रखा, उसमें उन्होंने कहा कि वेयर आर द विमेन। ये एक किताब भी है, अब मेरे दिमाग से उस थिंकर का नाम निकल गया जिनकी किताब है। उन्होंने बोला कि ये है कहाँ, आपके जो पूरे आपने पूरी एक डिबेट लिख दी, आपने एक पूरी विचारधारा दे दी अंतरराष्ट्रीय संबंध को चलाने के लिए, इसमें औरतें कहाँ हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने आदर्शवादी जो ये विचारधारा दी है, इसमें आपने औरतों को रखा ही नहीं है। ये जो थियरीज हैं, ये औरतों के पर्सपेक्टिव से सोची ही नहीं जाती हैं, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से औरतों का काम सिर्फ नर्स बनना, बच्चे संभालना, ये सब करना है, वैश्विक राजनीति में उनका कोई कार्य है ही नहीं। ठीक है, अब वो क्या बोलती हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इस चीज पर बात करती है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो विचारधाराएं दी गई हैं, जो परंपरावादी विचारधाराएं हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मस्कुलिनिस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही थियरी बनाई गई है, यानी कि मर्दों के अकॉर्डिंग ही थियरी बनाई